मैं तेरे कुर्बान। किस नंबर 7 उम्मे ईमान फातिमा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बड़े ही डीठ इंसान हो आप। जानते भी हो कि इस बेचारी पे क्या बीत रही है। आपका जिक्र आते ही वो खौफ से सर्द पड़ जाती है। वो गुस्से से बोली, 1 मिनट मिस, आप चुप रहें। और तुम आली, मुझे ये बताओ कि इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत क्या थी। मैंने उस दिन भी समझाया था कि हमारी उनकी क्लास में बहुत फ़र्क है। हमारा उठना बैठना हाई क्लास में है, तो ऐसे लोगों से रिश्तेदारी करके उनकी क्लास और स्टैंडर्ड का बताते हम शर्मिंदा होंगे। अम्मार ने उसे टोकते हुए तोपा का रुख आलियार की तरफ कर लिया। अरे, आप तो अपने भाई से भी 4 हाथ आगे हैं, बल्कि घटिया तरीन आदमी हैं आप। ज़रा बराबर फ़िक्र नहीं कि आपके भाई ने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। वो तिल मिला कर बोली, गाड़ी रोको आली। अम्मार दहाड़ा तो आलिया ने एकदम ब्रेक लगा दी। गेट आउट मिस अमीरा। अम्मार ने जिस तहकीराना अंदाज में कहा, इसका गुस्से से खून खोलने लगा। अरे, क्या कर रहे हो ब्रो? ऐसे किसी से कैसे बात कर सकते हैं आप? आलिया ने नागवारी से कहा। ये लोअर क्लास मिडिल क्लास के लोग यही लहजा डिज़र्व करते हैं। इनकी औकात नहीं इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने की। अम्मार ने तड़क कर कहा, यू नो व्हाट मिस्टर अफंदी, इंसान छोटा या बड़ा कद और ख़ानदान से नहीं होता, बल्कि अपने इखलाक और तरबियत से होता है। और आपके इखलाक बता रहे हैं कि कितने ऊंचे ख़ानदान के हैं। वो तलख लहजे में बोली और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और एक रिक्शा रोक कर इसमें बैठ गई। घर जाने की बजाय वो एमल के घर आ गई। वो सबसे मिलकर एमल के कमरे में आई, जो कि गुमसुम सी खिड़की के पास खड़ी थी। कैसी हो एमी? इसने पास जाकर पूछा तो वो चौंक कर मुड़ी और फिर उसके गले लग कर रो पड़ी। अरे यार, ये रोया मत कर। आंसू इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, बल्कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करके इस शख्स को मुंह तोड़ कर जवाब दे सके तो। अमीरा ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा, मैं इसके सामने बहुत कमज़ोर पड़ जाती हूँ मीरा। तुम नहीं जानती, आज वो मेरे घर में घुस आया था और इसने मेरे किस, इतना कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उफ़ अल्लाह, तुम कब सुधरोगी? जब उसने तुम्हारे किस की थी, रख कर एक थप्पड़ मारना था। इतने बदतमीज़ ये सब बहन भाई अपने सामने मिडिल क्लास लोगों को हकीर समझते हैं। पता नहीं इंसान अपनी तख्लीक के बारे में जानता भी है, लेकिन फिर भी इतना गुरूर किस चीज़ का करता है। इंसान में गुरूर में आने वाली चीज़ है क्या? एक हकीर मिट्टी का पुतला है जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया उसके इल्म और इखलाक की वजह से। जब ये चीज़ें मफकूद हैं फिर भी गुरूर है, तो वह बदअखलाक इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों बन गया? अमीरा ने दर्द भरे लहजे में कहा। हाँ, तू ठीक कह रही है मीरा। ये अपनी दौलत के नशे में चूर है। अपनी दौलत से ये ताकत ख़रीद लेते हैं, फिर इस ताकत का इस्तेमाल हम जैसे लोगों पर करते हैं। पता है, जिस दिन इसने मुझे किडनैप किया, इस दिन अपने साथ 10 गनमैन लाया था। अपनी ताकत दौलत के बलबूते पे मुझे हासिल कर लिया। ये इतनी दौलत किसी के पास होती ही क्यों है, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के पास। वो नम लहजे में बोली, अल्लाह ने दौलत औलाद को आजमाइश कहा है। अगर किसी को दौलत मिली है और वो उसका सही तसर्रुफ़ नहीं कर रहा, तो इसकी दौलत दुनिया में ही रह जानी है। इस तरह अगर औलाद की सही तरबियत नहीं की तो ऐसी औलाद का फ़ायदा नहीं। इन दोनों को सदका जारिया का ज़रिया बना लिया तो समझो आजमाइश में कामयाब हो गया, वरना फिर यही गले का तोक बन जाती हैं। अमीरा ने सर्द आह भरते हुए कहा। अमीरा, अगर वो शख्स मुझे अपने घर ले गया तो मैं कैसे रहूँगी ऐसे लोगों में, और मैं उनमें से किसी को पसंद भी नहीं होंगी, क्योंकि ये रिश्ता सबकी रजामंदी के बगैर हुआ है। मैं खुला लेना चाहती हूँ, मगर आज वो जैसे मुझे तंबीही निगाहों से मना कर रहा था। मुझे डर है कि मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुँचा दे। अच्छा बस छोड़ दे ये सब मामलात अल्लाह पर। ये जो भी होगा तेरे हक़ में बेहतर होगा। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। अमीरा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा और उठकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर और बैठ जाओ ना मीरा, वो बेचैनी से बोली। मेरी प्यारी सी दोस्त, मैं अगर तुम्हारे पास बैठी रही तो मेरी माँ बेचारी जो घर बैठी है उसका क्या होगा?
यही तो चंद घंटे गुजारने होते हैं उनके साथ, फिर सारा दिन मेरे इंतज़ार में गुजारती हैं। भाभीयों को तो इतनी फुर्सत नहीं कि 2 घड़ी उनके पास बैठ जाएं। अमीरा तलख लहजे में बोली तो वो सर झुकाकर नाखून खुरचने लगी। अच्छा चल, मैं 10 मिनट बैठ जाती हूँ, अमीरा ने कहा और दोबारा उसके पास बैठकर उसे तसल्ली देने लगी। अगला सीन। चाँद चढ़ा दिया आपके बेटे ने, अम्मार ने अंदर दाखिल होते हुए आसिम और युसरा से कहा। ये कौन सा नई बात है, वो तो हमेशा से यही करता रहा है, जब से जवानी में कदम रखा है ये चाँद ही तो चढ़ाता आ रहा है, युसरा ने तंजिया अंदाज में कहा। मगर इस बार इसने सबसे बड़ा चाँद चढ़ाया है और इसने एक लड़की से निकाह कर लिया है। ना इसने हमारी क्लास का ख्याल रखा, ना स्टैंडर्ड का। हमारा उठना बैठना एक हाई सोसाइटी में है, तो आप सोचिए कि हम सबको क्या जवाब देंगे, और इसके ससुराल वालों को हम मुतारिफ़ कैसे करवाएंगे अपने मिलने जुलने वालों से। अम्मार ने लापरवाही से बबल गम चबाते आलियार को देखते हुए गुस्से से कहा। तुमने कोर्ट मैरिज कर लिया आली, मगर किससे? आसिम अफंदी गुस्से से पूछने लगे। जी नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं की, बल्कि उस लड़की को किडनैप करके इसने शादी की है, अम्मार ने तलख लहजे में कहा। क्यों किया आपने ऐसा? आपको हमारी रेपुटेशन की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है आली? पता नहीं किस तरह का ख़ानदान होगा, तुमने शादी कर ली, आसिम अफंदी ने गुस्से से कहा। मगर युसरा सदमे और गुस्से के मिले जुले तासुरात से उसे देख रही थी। तुम इस लड़की को फ़ौरन छोड़ोगे, क्योंकि मैं किसी मिडिल क्लास लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, आसिम अफंदी ने कहा तो वो तलख अंदाज में हंस पड़ा। आज से कई साल पहले आपने कोर्ट मैरिज की थी डैड, और एक मिडिल क्लास लड़की से ही की थी, वो इंतहाई बदतमीज़ी से बोला। युसरा का मामला और था, और फिर उसे उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था, तो मुझे उसे मुतारिफ़ करवाते हुए किसी को शर्म नहीं आई थी, और ना ही इस ख़ानदान से हमारे यहाँ कोई आया, ना इधर से कोई गया। युसरा का रहन सहन उसे अपर क्लास से ही जाहिर करता था, मगर जिस लड़की के तुम पीछे पड़े हो, इसके बारे में अम्मार ने मुझे पहले ही डिटेल बता दी थी कि वो किस टाइप की लड़की है। हम इस ख़ानदान से अगर मिलेंगे और सबसे मुतारिफ़ करवाएंगे तो हमारे स्टैंडर्ड का क्या, सब लोगों की उंगलियां उठेंगी, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह आसिम साहब, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, मगर जिस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की गई है और उनके ख़ानदान वालों पर क्या बीत रही होगी। आपकी इज़्ज़त है, मगर दूसरों की इज़्ज़त आपके नज़दीक 2 कौड़े की भी नहीं। आज आपको अपने बेटे को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारना चाहिए था और कहना चाहिए था कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई जो किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ इस तरह का खेल खेले, जबकि घर में उसकी जवान बहन मौजूद है। अगर हमारी बिया के साथ किसी ने ये सब किया होता तो? युसरा अफंदी चीखी। प्लीज़ अब आप दोनों मत शुरू हो जाएं, बल्कि ये बताइए कि इसके अब करना क्या है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, हम सोसाइटी का सामना कैसे करेंगे, अम्मार ने तलख लहजे में कहा। जैसे आज तक आप करते आए हैं मिस्टर अम्मार अफंदी। 2 साल से एक लड़की के साथ डेट करते हैं आप, मगर आपके कान पर एक जूं भी नहीं रेंगती। आज तक तो आपने नहीं सोचा कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे और क्या सोचते हैं, और आप लोगों का सामना कैसे करेंगे। और हाँ, ये तुम्हारा भाई न जाने कितनी लड़कियों के साथ चीट कर चुका है, मगर आज तक आपके ख़ानदान की बदनामी नहीं हुई। इन सब हरकतों की वजह से आज तक ख़ानदान को कभी दाग नहीं लगा, मगर आज एकदम से ख़ानदान की रेपुटेशन की फ़िक्र पड़ गई। बड़ा आला ख़ानदान है, जहाँ शबो रोज़ गुनाह को फ़ख्र से किया जाता है, युसरा ने तिनक कर कहा। तुम हद से बड़ी हो युसरा, तुम्हारा ख़ानदान तो बड़ा नेक था, तो मुझसे कोर्ट मैरिज क्यों की तुमने? बड़ी नेक परवीन बनती हो, तुम पे फिट है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, आसिम अफंदी ने भी तंजिया लहजे में कहा। यही तो सबसे बड़ी गलती मेरी, जिसको सुधार नहीं सकती, और मेरी सज़ा है ये जो भुगत रही हूँ। जैसी मैं नाफरमान और ख़ुद सर थी, वैसी ही मेरी औलाद है। बात के आखिर पे इसरा का गला रुंध गया। फिर वो एक झटके से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और आसिम अफंदी उठकर स्टडी रूम की तरफ चले गए। मिल गया तुम्हें सुकून आज यूँ तमाशा लगवा कर, अम्मार उससे बोला, जो ऐसे बैठा था जैसे कुछ
हुआ ही ना हो। ये कौन सा नया काम है? ये सब देख देख कर जवान हुए हैं हम, और ये सब देखते देख कर ही तो आपने आज तक सोफिया से कभी शादी नहीं की, अब बिना शादी के इसके साथ वक्त गुजारते हैं। वैसे मॉम हमेशा जो बोलती हैं वो सच बोलती हैं, जो हमें हज़म नहीं होता। मेरा और सोफिया का रिश्ता सिर्फ इतना है कि हम दोस्त की तरह रहते हैं। तुम अच्छे से जानते हो मेरे और इसके बीच कोई फिज़िकल रिलेशन नहीं है, अम्मार ने तब कर कहा। कोई नहीं, वो भी हो जाएगा। कब तक अपनी ख्वाहिश पर बंद बांधोगे? वली से वली बंदा बहक जाता है, और मैं हमेशा से शादी करना चाहता था क्योंकि मैं इतने मजबूत असाब का मालिक नहीं, और जब मुझे वो लड़की मिली तो मैं उसे निकाह में ले चुका। अब से नो मोर गर्लफ्रेंड, जस्ट वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, उससे अपने दुख सुख शेयर करूँगा। वो इत्मीनान से बोला। सब रिलेशन में जिस्मानी रिश्ता ज़रूरी नहीं होता। मुझे लगता है कि शादी के बिना रह सकता हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने दुख सुख शेयर करने वाली लड़की से दोस्ती के रिलेशन में हूँ, और शादी करके मुझे अपनी ज़िंदगी में चिक चिक नहीं चाहिए। यही सोफिया के ख्यालात हैं, अम्मार ने कहा। हाँ हाँ हाँ, आपको लगता है सोफिया आपके दुख सुख के साथी है? वेरी फनी यार। वो आपके साथ इसलिए है कि आप उस पर दोनों हाथों से अपनी दौलत लौटाते हैं। जिस दिन ये दौलत जाएगी छोड़ देगी वो, मगर बीवी वो होती है जो मुश्किल वक्त हो या आसान, शोहर का हल पल साथ देती है। वो संजीदगी से बोला तो अम्मार उसकी बात पे लाजवाब होकर सर झटक कर रह गया। ओके, मैं तो चला अपने सपनों की दुनिया में। आप बैठकर सोचते रहो कि ख़ानदान की रप्पू का क्या होगा। मैं इसकी टेंशन नहीं लेता, वो इत्मीनान से बोला, और उसे साकित छोड़कर बाहर निकल गया। इसकी आंख खुली अलार्म से खुली तो इसने टाइम देखा और जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तैयार होकर वो नीचे आया तो सब नाश्ते की टेबल पे बैठे थे, और उससे आज इतनी जल्दी उठकर आता देखकर चौंक गए। क्या बात है, आज इतनी जल्दी उठ गए? तबीयत ख़राब लग रही है, अम्मार ने तंजिया लहजे में कहा। ओह प्लीज़ ब्रो, क्यों सुबह सुबह मूड ख़राब कर रहे हो? और मैं वैसे इसलिए यहाँ हूँ कि आपको बता सकूँ कि शाम को मेरे ससुराल चल रहे हैं आप लोग रुखसती की डेट फिक्स करने। वो कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला। इस ताम जाम में पड़ने की ज़रूरत नहीं। इस लड़की के साथ चंद दिन गुजार कर उसे तलाक दे दो। सोसाइटी में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अफीम अफंदी की बात पर इसका चेहरा सुर्ख हो गया, और युसरा ने बेचैनी से पहलू बदला। मैंने उसे छोड़ने के लिए या हवस के लिए शादी नहीं की। मुझे आपकी सोसाइटी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी मोहब्बत है वो, और मैं उसे पूरे धूमधाम से इस घर में लाऊंगा। वो सर्द लहजे में बोला। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम्हें लगता है कि हम लोग इस नीच ख़ानदान में रिश्ता लेकर जाएंगे? आसिम अफंदी ने गुस्से से कहा। जब आपका बेटा निकाह कर चुका है तो फिर रिश्ता लेकर जाना पड़ेगा ही ना, बल्कि हमें तो उनसे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, युसरा ने तेज़ लहजे में कहा। तुमने कसम खा रखी है कि तुम मेरे ख़िलाफ़ ही जाओगी। वो चम्मच को प्लेट में पटकते हुए गुस्से से बोले। मैं गलत के हमेशा ख़िलाफ़ ही रही हूँ, चाहे वो गलत आप हों या आपके बेटे। वो इत्मीनान से बोली। मैं हरगिज़ इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा। अगर आप लोगों को शादी करनी है तो इस घर से जाकर शादी कर सकते हैं, आसिम अफंदी ने कहा। इस घर और कारोबार में 40% मेरा भी है आसिम साहब, तो मैं देखती हूँ कैसे रोकते हैं मुझे आप, युसरा ने कहा। आ गई ना अपनी औकात पे? तुम भी तो एक नीच घराने से ताल्लुक़ रखती हो ना, तो तुम्हें ब्लैकमेलिंग के अलावा आता ही क्या है? आसिम अफंदी ने तंजिया लहजे में कहा। नीच कराना मेरा नहीं आपका है। जहाँ गुनाह को गुनाह नहीं, इंजॉयमेंट समझा जाता है। मेरे पापा कहा करते थे कि दुनिया एक धोखे का सामान है, जहाँ इंसान को किसी मकसद के लिए बेचा गया है। अगर वो अपने इस मकसद को पूरा करता है तो वो आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को पाएगा, वरना इसके मुकद्दर में एक दिन में हज़ारों मौत लिखी जाएंगी। खैर छोड़े, आपको शादी में शामिल नहीं होना तो मत हो, मगर मैं
ये शादी अब करवा कर रहूँगी। आज शाम को मैं प्रॉपर तरीके से रिश्ता लेकर जाऊँगी। आपको जाना हुआ तो आ जाइएगा, वरना मैं अकेले ये कार्य खैर कर लूँगी। युसरा की बात पे आलियार का चेहरा खिल उठा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं और अम्मार नहीं जाएंगे। मर्जी है आपकी, मगर शादी तो इसी घर से होगी और धूमधाम से होगी। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे रोकेगा। युसरा अफंदी ने दंजिया लहजे में कहा तो वो कुर्सी घसीटते उठकर खड़े हुए और फिर गुस्से से तनफन करते बाहर निकल गए। ये आप दोनों बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। इस तरह अपने घर में फसाद डालकर क्या करना चाहते हैं आप लोग? मोम, आप हमेशा से जानती हैं मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ कि घर का माहौल ख़राब हो। अम्मार ने झंझला कर कहा। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, आप चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? आखिर मियाँ बीवी में झगड़े होते ही रहते हैं। ये कुछ दिनों तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है डैड भी शादी में शामिल होंगे। फ़िलहाल तो हम सिर्फ रिश्ता लेकर जा रहे हैं, बाकी रसूमात वगैरह जो होनी इसमें डैड को शामिल होना ही पड़ेगा, वरना वो अपना बेटे को खो देंगे। आलियार ने सर्द लहजे में कहा। तुम अब उन्हें ब्लैकमेल करके सब करवाना चाहते हो आली। तुम अच्छे से जानते हो वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो उसी मोहब्बत का फ़ायदा उठाना चाहते हो ना? अम्मार ने सदमे भरे लहजे में कहा। जब ये सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है ब्रो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर मैं क्या करूँ, मैं भी तो इमल से बहुत मोहब्बत करता हूँ ना, तो उसे खोना नहीं चाहता मैं। इसके दादा जान का बस नहीं चल रहा कि एक दिन में हम दोनों की तलाक करवा दें, मगर मैं उनके सब इरादों पर पानी फेर कर उसे अपना बना कर दम लूँगा। वो इत्मीनान से बोला। मैं अब तुम्हें क्या कहूँ, जो जी में आए वही करो। मैं तो वही करूँगा, लेकिन आप भी शाम को मेरे ससुराल जा रहे हैं। अगर ना गए तो मैं ज़िंदगी भर आपसे बात नहीं करूँगा। वो अम्मार की बात पर दम खाते हुए बोला। ये कैसी ब्लैकमेलिंग है? मुझे नहीं जाना वहाँ, अम्मार ने नागवारी से कहा। मैंने आपसे कहा अगर आप ना गए तो मैं ज़िंदगी भर आपसे बात नहीं करूँगा, और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कितना ज़िद्दी और खुदसर हूँ। वो इत्मीनान से स्लाइस पे जैम लगाते हुए बोला। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ मेरा मूड ख़राब हुआ ना, तो इसकी ज़िम्मेदार तुम ही होगे, अम्मार ने हार मानते हुए कहा। मूड तो ख़राब करेंगे ही, क्योंकि मैं जब जाता हूँ सब मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक काम करना है, वो काम ये है कि इन सब को इग्नोर करना है। वो कमाले इत्मीनान से बोला तो अम्मार गहरा सांस भरता उठकर खड़ा हो गया। ओके मॉम, जो लाना है वो जल्दी से ले आएं। शुगन की सब चीज़ें, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आपको आपके बेटे की चॉइस बहुत पसंद आने वाली है, वो पुरजोश लहजे में बोला। ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। अभी मुझे टेंशन कि इन सब का सामना कैसे करना है। कितनी शर्म की बात है कि आपने किसी बच्ची के साथ ये सब किया। युसरा ने से घुड़का, मगर वो भी आलियार अफंदी था जिसे किसी बात पे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसने डीठपन में पीएचडी कर रखी थी। युसरा अफंदी ने इमल के 10 सूट और कुछ ज्वेलरी ली थी और साथ में डायमंड ब्रेसलेट लिया था। मिठाई फ्रूट्स के टोकरे बनाकर गाड़ी में रखवा दिए गए थे। वो साड़ी बांधे बालों का ढीला जूड़ा किए बाहर निकली तो आलिया ने आंखें घेर कर उसे देखा। लुकिंग सो हॉट मॉम, वो आंख विंक करते हुए बोला तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। व्हाट? इसने कंधे उचकाकर पूछा। ये मूड कुछ ज़्यादा ही फ्रेश नहीं है आपका आज? युसरा ने संजीदगी से पूछा। उफ, क्या बताऊँ मॉम, आप नहीं जानती, जब जब अपने जानन से मिलने जाता हूँ तो मूड फ्रेश हो जाता है खुद ही। आपको पता है, इतने दिनों से क्लब नहीं गया, वाइन भी नहीं पी, दिल ही नहीं चाहता। जब से उसकी आंखों का नशा शुरू किया है कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। वो जैसे बोला, युसरा अफंदी को खुशगवार हैरत हुई। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह आपको हिदायत दे। और अपनी शॉल को चानों के गिर्द लपेटते हुए बोली। चलें अब, आलिया ने कहा। अम्मार किधर है? युसरा ने पूछा। गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी ख़राब मूड के साथ। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर कुछ देर में वो
एक छोटी सी कॉलोनी में थे। अम्मार ने अपनी गाड़ी साइड पे पार्क की और फिर गेट की तरफ आ गए। बेल बजने के कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। हाय छोटी भाभी, आलिया ने कहा तो वो गड़बड़ाकर पीछे देखने लगी। क्या अंदर नहीं आने देंगी? युसरा ने बड़े मीठे लहजे में कहा तो वो जल्दी से साइड पे हो गई। फिर वो अमीना की मैयत में वो एक छोटे से लाउंज में आए। आप लोग बैठिए, मैं सबको बुलाती हूँ, अमीना ने कहा और अंदर की जानिब बढ़ गए। कुछ देर के बाद वो लाठी टेकते अंदर दाखिल होते अब्दुल्ला खान को देखकर शॉक्ड रह गई और वो भी साकी से जहाँ तहाँ खड़े रह गए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर होंगी। और सोच रही हूँ स्पेशल एपिसोड दूँ, लेकिन तबीयत ने साथ दिया तो दूँगी। तो आप सब दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही अपनी राइटर उम्मे ईमान फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।